नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषिकेश जंगीर आपका इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूँ। लास्ट क्लास में हमने लीनियर डिफरेंस इक्वेशन के बारे में बात की थी और हम आज इसको थोड़ा सा और आगे लेके जाते हैं। ठीक है जी। हमारा आज का टॉपिक रहेगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। इसका मतलब ये है कि अचर गुणांक वाले रैखिक अवकल समीकरण। तो हम इनको किस टाइप से सोल्व करेंगे, हम उस पर फोकस करेंगे इस बार। ठीक है जी। तो सबसे पहले आपको समझना है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट होता क्या है। तो सबसे पहले मैं इसका एक नोटेशन लिख देता हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो अपन लिख देते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास क्या होगा, हम उस पर हम बात करते हैं। ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर लिखा मैंने पी नोड लिख रहा हूँ। ठीक है जी। पी नोड में लिख रहा हूँ, पी नोड, या फिर आप नहीं लिखो तो भी चलेगा, इसको पी नोड को हटा देना। हम इसका नोटेशन में हम इसको नहीं काम देते हैं। ठीक है ना। हम इसको डायरेक्टली बात करते हैं। यहाँ पर आपने लिखा डी एन वाई डी एक्स टू पावर एन प्लस p1 d to power n minus 1 y upon dx to power n minus 1 plus p2 d to power n minus 2 y upon dx to power n minus 2। ये ऐसे आगे चलता जाएगा। क्या समझ में आ रहा है? p1 p2 p3 p4 और d की पावर जो है एक धीरे धीरे कम होती जा रही है ना। तो हमारे पास लास्ट में क्या आएगा, n माइनस एन आएगा। n माइनस एन कितना होता है? 0 होता है, और किसी की पावर 0 क्या होता है? 1 होता है ना। तो यहाँ पर ये वाला कंसेप्ट रहेगा ही नहीं। लास्ट में क्या रहेगा अपने पास? सिर्फ और सिर्फ रहेगा पी एन रहेगा। ये बात आपको समझ लीजिए, है ना। पी एन रहेगा और यहाँ पर आ जाएगा वाई इज इक्वल्स में आप यहाँ पर लिख सकते हो क्यू। तो ये अपने पास रहेंगे। ठीक है। अब अगर बात करें कि ये क्या चीज है, कि सर ये P1 क्या है, P1 क्या है आपके पास, P2 क्या है, P3 क्या है, और ये करते करते अपने पास Pn, ये सब क्या है। ठीक है जी। ये सब हमारे पास जो है वो है कांस्टेंट। ठीक है। मतलब ये जो है वो हमारे पास से अचर। P1 आपके पास कोई एक नंबर होगा, P2 आपके पास कोई नंबर होगा, ये Pn आपके पास कोई नंबर होगा। ठीक है। तो हमारे पास ये रहने वाले हैं, है ना। और Q आपके पास x का कोई फंक्शन हो सकता है। ये जो मैंने लिखा है वो n ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा है ना। क्योंकि इसका जो मैक्सिमम पावर है वो कितना है? n है ना। इसलिए अपन इसको बोलते हैं n ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम यही सीखने वाले हैं कि n ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हम कैसे निकालते हैं। ठीक है। एक बात तो समझ लीजिए कि हमने कह रहा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस कह रहा है, तो ये लीनियर है, रेखीय है। क्यों? क्योंकि हमारे पास इसका किसी का मल्टीपल साथ में नहीं चल रहा है ना। तो d टू पावर एन वाई लिखा है, d टू पावर n माइनस 1 लिखा है, साथ में किसी d का मल्टीप्लाई नहीं है। ठीक है। और किसी की पावर ज्यादा नहीं है, इसलिए ये है। और इनके जो कोफिशिएंट है वो कांस्टेंट है। ठीक है। यहाँ p1 लिखा है, p2 लिखा है, सब कांस्टेंट नंबर है, इसलिए इसको बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। अच्छा, थोड़ा सा अगर अपन देखा जाए तो आप यहाँ पर अपन एक नोटेशन काम लेते हैं, ये डी। ठीक है। इस डी का मतलब होता है डी अपॉन डी एक्स। अगर डी का मतलब ये है तो डी स्क्वायर का मतलब क्या होगा? डी टू डी एक्स स्क्वायर। बात समझ में आ गई। डी क्यूब का क्या हो जाएगा? डी थ्री डी एक्स क्यूब हो जाएगा, है ना। तो बस अपन इसी को आगे लेके चल रहे हैं ना। तो यहाँ पर ये डी एन और ये एक्स, इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब डी पावर एन और इसका मतलब। ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास कैपिटल डी टू पावर एन हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा वाई प्लस, आगे क्या आ जाएगा बोलिएगा? v1 आपके पास बाहर है। ठीक है। ये डी टू पावर एन माइनस वन हो जाएगा, है ना। डी टू पावर एन माइनस वन हो जाएगा, आगे लिखा हुआ वाई प्लस, यहाँ क्या आ जाएगा बोलिएगा? यहाँ n माइनस टू आ जाएगा ना। तो यहाँ पर अपने पास चलेगा P2, यहाँ पर मैंने लिखा है P1, यहाँ हो जाएगा P2, ये हो जाएगा d टू पावर n माइनस टू वाई हो जाएगा। और ये आप ऐसे चलते जाइएगा, लास्ट में आपके पास आ जाएगा Pn इज इक्वल्स में Q हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा y। यहाँ से क्या समझ में आ रहा है अपने पास? कि हमको समझ में आ रहा है कि सर यहाँ पर y सब में कॉमन है ना, सब में y आ रहा है, तो अपन ने सब में से y को हटा दिया, कॉमन निकाल दिया, डी टू पावर n प्लस p1 डी टू पावर n माइनस वन। ठीक है जी। फिर प्लस p2
डी टू पावर n माइनस 2, ऐसे करते करते गए और लास्ट हमारे पास यहाँ आ जाएगा Pn, और इस पूरे में से आपने कॉमन निकाला y को और यहाँ पर लिखा इज इक्वल्स में। तो हमको क्या समझ में आया कि ये जो है वो d का फंक्शन है, d का फलन है ना। बाकी P1 P2 पे तो कांस्टेंट नंबर है, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं। तो हमको क्या समझ में आ रहा है कि हमको मिल रहा है एफ डी, डी का फंक्शन इज इक्वल्स में क्यू। तो ये हमारे पास ये सिस्टम रहेगा एफ डी इज इक्वल्स में क्यू। इसको अपन कहने वाले हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट, हम इसी को कहेंगे। ठीक है जी। अब करना क्या है वो अपन देखते हैं। हमारे पास कोई भी इक्वेशन आएगा है ना, उसका सॉल्यूशंस क्या होगा, है ना। तो इसका जो सॉल्यूशंस रहने वाला है आपके पास वो ये रहेगा, इंक चेंज कर लेते हैं। इसका जो सॉल्यूशंस रहेगा हमारे पास वो ये रहेगा y इज इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी एल, ये रहेगा, है ना। तो सी एफ का मतलब होता है सी एफ प्लस पी आई अपने पास होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस और पर्टिकुलर इंटीग्रल्स होता है। हम शॉर्ट में सी एफ और पी आई ही बोलेंगे डायरेक्टली, है ना। देखते हैं कि हमारे पास अगर ये पी आई की वैल्यू जीरो होती है, पी आई की वैल्यू कब जीरो होती है, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि इफ Q इज इक्वल्स टू जीरो, मतलब कि हमारे पास जो राइट हैंड साइड में है उसकी वैल्यू अगर जीरो होती है तो आपका जो पी आई वो हो जाएगा, उसकी वैल्यू कितनी मिल जाएगी, आपको मिल जाएगी जीरो, है ना। सपोज किसी इक्वेशंस के अंदर ये Q मतलब दिया हुआ ही नहीं हो, जीरो दिया हो, तो आपको सी एफ ही निकालना है, पी आपको निकालना नहीं है। ठीक है। तो अब हमारे पास दो लेक्चर्स रहेंगे, दोनों में हम बात करेंगे, एक बार सी एफ की बात करेंगे और एक बार हम पी आई की बात करेंगे। सी एफ कैसे निकालते हैं और पी आई कैसे निकालते हैं, हम इनके बारे में बातचीत कर लेते हैं। ठीक है जी। अब हमारा मेन कंसेप्ट शुरू होता है यहाँ से, फॉर फाइंडिंग सी एफ, फॉर फाइंडिंग सी एफ। सी एफ फाइंड करने के लिए हमको क्या चाहिए होता है, हम क्या करते हैं ना, तो हम यहाँ पर बात करते हैं सी एफ फाइंड करने के लिए। ठीक है। तो मैं कुछ स्टेप्स लिख देता हूँ, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि हम एक इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन बनाते कैसे, कि जहां पर भी आपको डी लिखा हुआ होता है वहां पर आपको लिखना है एम। ठीक है जी। वाई की जगह आपको लिखना है वन, और जो क्यू है आपको उसको रखना है जीरो। एक काम तो आपको ये करना, फर्स्ट ऑफ ऑल काम आपको ये करना है। ठीक है। जो आप ये वर्क करके आप इक्वेशन बनाते हो वो इक्वेशन बनती है एफ एम इज इक्वल्स टू जीरो, ऐसी इक्वेशन बनती है। एम के अंदर इक्वेशन बनती है, इसको अपन बोलते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन, ए ई। ठीक है। हिंदी में बोलते हैं इसको सहायक समीकरण। ठीक है जी। अब हमारे पास m में इक्वेशन मिलेगी, हम उसको सोल्व करेंगे और हमारे पास m की अलग अलग वैल्यूज मिलेगी। ठीक है। तो हमारे पास मान लेते हैं कि m की कुछ वैल्यूज मिली, m की वैल्यू आपको मिल गई m1, m की वैल्यू मिल गई आपको m2, ऐसे आपको अलग अलग वैल्यू मिलती जा रही। ठीक है। तब अपन बात कर रहे हैं देन सी एफ, तब आपका जो सी एफ है वो क्या रहेगा अपन वो देखते हैं। ठीक है जी, है ना। तो अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर फर्स्ट के लिए, अगर आपको m के अलग अलग मान मिलते हैं, मतलब डिस्टिंक्ट वैल्यू, डिस्टिंक्ट मिलते हैं मतलब अलग अलग मिलते हैं। ठीक है। अलग अलग अगर आपको m के मान मिलते हैं तो आपका जो सी एफ है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका C1 e टू पावर m1x प्लस C2 e टू द पावर m2x, ये आपका सी एफ हो जाएगा उस टाइम पे। क्लियर, है ना। हम इसमें दूसरी बात करते हैं कि अगर आपको m की वैल्यूज मिलती है, सेम मिलती है, मान लिया कि पहले की भी आपको mn मिल गई और दूसरे की आपको mn मिल गई। ठीक है। तब आपका जो सी एफ हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा C1 प्लस C2x, और यहाँ आ जाएगा e टू पावर m1x। क्लियर है जी, बात समझ में आ रही है कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है ना। तो हम इसके बारे में बातचीत भी करेंगे कि ये कैसे हो रहा है और किस टाइप से इसको लाया जा रहा है। ठीक है। इसको अपन एक एग्जांपल से समझते हैं।
चलिए एक केस वो लिख लेते हैं, इसके बाद एग्जांपल की बात करते हैं, थर्ड केस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अगर आपके पास m का मान आ जाए x प्लस आयोटा वाई, या फिर इस टाइप से आ जाए ना एल्फा एक्स प्लस आयोटा वाई, जो भी आ जाए, एल्फा ले लो, चलो इसको अल्फा कर देते हैं, ठीक रहेगा ना, आपकी बुक के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो ठीक रहेगा, है ना। अगर आपके पास m की वैल्यू आई अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा, ठीक है, तब आपका जो CF है वो ये रहेगा, क्या रहेगा CF आपका, आपका CF रहेगा e टू पावर अल्फा एक्स, ब्रैकेट लगाएंगे, C1 cos बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स, इस टाइप से रहेगा, है ना।